Hello dear students, good morning all of you. So today we will start lecture number 3 of chapter number 2 atomic structure. It means परमाणु संरचना. जानकारी के लिए बता दूं डियर कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं परमाणु से संबंधित उनको पढ़ा था. जैसे परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, आइसो डाइफियर्स क्या होते हैं, आइसो स्टीयर्स क्या होते हैं और एक सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी किसे कहते हैं. ये सारा कुछ मैंने आपको कल पढ़ाया था. डियर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया होगा. और बेटा टॉपिक की जो मेन हेडिंग है वो है परमाणु से संबंधित. आप सभी हेडिंग डालेंगे परमाणु से संबंधित विभिन्न मॉडल या फिर अपन बोल सकते हैं बेटा प्रतिरूप. परमाणु से संबंधित विभिन्न मॉडल या प्रतिरूप, इसको अपन आज डिस्कस करेंगे. तो देखो परमाणु से संबंधित कुछ मॉडल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा. जैसे जे थॉमसन मॉडल है डियर. इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है. इसी तरीके से हम बोल सकते हैं बोर का परमाणु मॉडल है. तो डिफरेंट है. तो डियर अपन यहाँ सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं जे थॉमसन मॉडल. कौन सा है? जे थॉमसन मॉडल. इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं डियर जे थॉमसन मॉडल. अब जे थॉमसन मॉडल ने या जे थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु कैसा होता है ये सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे. तो जे थॉमसन मॉडल अपन देखे डियर. तो पहले तो बात आती है इस मॉडल को वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं. पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जे थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल मतलब तरबूज और प्लम पुडिंग मॉडल मतलब जो आइसक्रीम होती है बेटा. और आपने देखा होगा आइसक्रीम का वाइट पार्ट होता है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगे होते हैं. उसके ऊपर क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट लगे होते हैं. तो आइसक्रीम के ऊपर जब हम ड्राई फ्रूट लगा देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्लम पुडिंग. क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग. और एक तरबूज का मतलब तो आप जानते ही हो. तो इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल या जे थॉमसन मॉडल भी कहते हैं. अब बात आती है एक्चुअल में इस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया है. तो सुनो हम बेटा तरबूज को कंसिडर करके बात करेंगे. मतलब हम परमाणु को एक तरबूज के समान मानेंगे. और आप जब तरबूज को बेटा बीच में से कट करते हैं और कट करने के बाद किसी एक भाग की ऊपरी सतह को जब आप देखोगे तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. समथिंग लाइक दैट, ऐसे गोलाकार. तो आपको पता है कि जब तरबूज को आप बीच में से कट करते हैं बेटा और किसी एक पार्ट को जब आप देखोगे तो उस एक पार्ट में आपको उसका जो रेड पार्ट है या लाल भाग जो है वो समान रूप से वितरित दिखेगा. तरबूज को जब बीच में से कट करके किसी एक भाग को ऊपर से देखोगे तो आपको क्या होगा, उस एक भाग में आपको क्या होगा, जो लाल भाग है वो समान रूप से वितरित दिखेगा. और साथ ही साथ उसमें जो बीज है बेटा, बीज वो उस लाल भाग में क्या होंगे, ए समान रूप से वितरित होंगे. तो लाल भाग तो समान रूप से वितरित होगा और जो बीज है वो उस लाल भाग में ए समान रूप से वितरित होंगे. तो अब बीज को मैं ऐसे नेगेटिव बना देता हूं. ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इस तरीके से देखो, ये देखो. तो जे थॉमसन ने परमाणु की तुलना किससे की है डियर? तरबूज से. किससे की है? तरबूज से. और जे थॉमसन अपने मॉडल में यह बोलता है कि जिस प्रकार से
तरबूज का लाल भाग समान रूप से वितरित होता है। जिस प्रकार से तरबूज का लाल भाग समान रूप से वितरित होता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु का जो धनावेशित भाग है, परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो भी क्या होता है बेटा, समान रूप से वितरित होता है। कैसे होता है, समान रूप से वितरित होता है। आई बात समझ में? तो जे थॉमसन ने क्या बोला कि परमाणु जो होता है वो एक तरबूज के समान होता है, और जिस प्रकार से तरबूज का लाल भाग समान रूप से वितरित होता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो भी क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है। और जिस प्रकार से तरबूज के बीज, जिस प्रकार से तरबूज के बीज उस लाल भाग में असमान रूप से वितरित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु का जो ऋणावेशित भाग है, परमाणु का जो ऋणावेशित भाग है, और ऋणावेशित भाग एक्चुअल में किस रूप में होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के रूप, वो क्या होता है, असमान रूप से वितरित होता है, असमान रूप से वितरित होता है। तो जे थॉमसन मॉडल क्या हुआ, तो आप लिखोगे कैसे, जे थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और जे थॉमसन के अनुसार जिस प्रकार से तरबूज का लाल भाग समान रूप से वितरित होता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो भी समान रूप से वितरित होता है। और जिस प्रकार से तरबूज के बीज उसके लाल भाग में असमान रूप से वितरित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो परमाणु का ऋणावेशित भाग होता है इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होता है, असमान रूप से वितरित होता है। यही आपका कौन सा मॉडल है, जे थॉमसन मॉडल। तो अगर डियर स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं अपन। तो आप भी क्या करेंगे, सबसे पहले इतना इसको ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, और उसके बाद फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेशित भाग तरबूज के लाल भाग के समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है। एवं ऋणावेशित भाग अर्थात इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान असमान रूप से वितरित होते हैं, असमान रूप से वितरित होते हैं। तो ये तो हो गया बेटा जे थॉमसन मॉडल के। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो तरबूज के लाल भाग के समान रूप से वितरित होता है, तथा ऋणावेशित भाग अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तरबूज के बीज के समान असमान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया आपका जे थॉमसन मॉडल। बट जे थॉमसन मॉडल बेटा सफल नहीं रहा, जे थॉमसन मॉडल जो है वो सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस मॉडल की कुछ कमियां थी। अब वो कौन कौन सी कमियां थी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। या इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को दर्शाता है। अब विद्युत उदासीन का मतलब है बेटा कि कुल धनावेश और कुल ऋणावेश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
तो ये धनावेश को तो मानता है लाल भाग और ऋणावेश को मानता है बीच। तो जितना धनावेशित भाग होगा ना इस मॉडल के अनुसार उतना ही ऋणावेशित भाग होगा। और जब धनावेश और ऋणावेश दोनों समान होगा तो दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे, और जब उदासीन करेंगे तो परमाणु कैसा होगा डियर? विद्युत उदासीन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मॉडल है वो परमाणु की विद्युत उदासीनता को दर्शाता है। ठीक है भाई। अब बेटा अपन इसकी कमियां देख लेते हैं कि क्या क्या कमियां हैं इस मॉडल की, क्या क्या कमियां रही जिसकी वजह से ये असफल रहा। कमियां, अब ये मॉडल तो क्या कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो असमान रूप से वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो असमान रूप से वितरित होते हैं, मतलब धनावेशित भाग में धसे हुए होते हैं। जैसे ये तो धनावेशित भाग है पूरा और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए। जिस प्रकार से तरबूज के लाल भाग में बीज धसे हुए होते हैं, और धसे हुए होते हैं तो क्या वो गति करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बीज गति करते हैं क्या तरबूज में? नहीं, वो तो स्थिर है। तो जिस प्रकार से तरबूज के लाल भाग में उसके बीज स्थिर है, ठीक उसी प्रकार से जे थॉमसन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के धनावेशित भाग में क्या है बेटा? स्थिर है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जे थॉमसन मॉडल तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता? गति। अर्थात वो तो क्या रहता है? स्थिर रहता है। जबकि वास्तविकता में हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर गति करता है, और जे थॉमसन ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति नहीं करता। जबकि वास्तविकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है बेटा? चक्कर लगाता है। तो इसीलिए ये कमी जो हो गई इसकी असफलता का कारण बनी। कौन सी? कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में नहीं बताता। गति के बारे में नहीं बताता, और यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? स्थिर मानता है। क्या मानता है बेटा? स्थिर। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वास्तविकता में गति करता है। नंबर 2, हम बोलते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहाँ होते हैं बेटा? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के बाहर। और परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किस पर निर्भर करता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में। अर्थात परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ होगा? केवल नाभिक में होगा। बट ये तो क्या बोल रहा है? धनावेशित भाग मतलब प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? समान रूप से वितरित मान रहा है। जबकि प्रोटॉन कहाँ है? एक सेंटर में तो है। अब ये धनावेशित भाग को समान रूप से वितरित मानना मतलब परमाणु के द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मान रहा है। ये क्या बोल रहा है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना वो तो समान रूप से वितरित रहता है, फैला हुआ रहता है। जबकि वास्तविकता में हम देखते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है बेटा? केवल कहाँ होता है? नाभिक में होता है। वो समान रूप से फैला हुआ नहीं होगा। उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? नाभिक में होगा। जबकि ये तो बोलता है कि परमाणु का द्रव्यमान जो है वो क्या? परमाणु में फैला हुआ है। अर्थात ये इसकी कमी है। तो दूसरी कमी क्या लिख सकते हैं? यह परमाणु के द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। समान रूप से वितरित मानता है जो सत्य नहीं है। और नंबर 3, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। तो डियर ये 3 कमियां हैं जे थॉमसन मॉडल की, जिसकी वजह से ये मॉडल जो है ये क्या हुआ बेटा? असफल रहा। तो पहले तो आपसे बोल दिया जाए कि जे थॉमसन मॉडल का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बेटा आपको बताना है कि इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं,
और फिर इसका एक चित्र बनाकर स्टेटमेंट देना है कि इस मॉडल के अनुसार जिस प्रकार से तरबूज का लाल भाग समान रूप से वितरित होता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु का धनावेशित भाग या द्रव्यमान समान रूप से क्या होता है बेटा, वितरित होता है। और जिस प्रकार से तरबूज के बीज ए समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी ए समान रूप से वितरित होते हैं। और यह मॉडल जो होता है परमाणु की विद्युत उदासीनता के बारे में दर्शाता है। बट फिर कमी आ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में नहीं बताता, यह परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताता, और साथ ही साथ ये परमाणु के द्रव्यमान को फैला हुआ मानता है, समान रूप से वितरित मानता है, जो कि सत्य नहीं है। दैट्स ऑल। ये पहला मॉडल हो गया डियर, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। नोट डाउन। ओके डियर, तो जे थॉमसन मॉडल के बाद अपन बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की। बट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत करने से पहले एक प्रयोग किया था जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस सिंबल को अपन बोलते हैं अल्फा। ठीक, तो डियर इस प्रयोग को समझाने से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में अल्फा कण होता क्या है। अल्फा, बीटा और गामा, 3 कण होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले डियर एक नोटेबल पॉइंट बताऊंगा जिसमें समझाऊंगा कि अल्फा कण का मतलब क्या है। तो बेटा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो सक्रिय पदार्थ। मतलब जिनका अपन बोल सकते हैं लाइफ टाइम जो होती है बहुत कम होती है, और जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। कुछ पदार्थ जो ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं बेटा, अस्थायी होते हैं। और अस्थायी तत्व जो होंगे वो कैसे होंगे? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की हम बात करें तो डियर देखो, मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, अल्फा कण का मतलब समझाता हूं। देखो आपको, ये एक बॉक्स हम लेते हैं जो लेड का बना होता है, और इसको अपन बोलते हैं पीबी बॉक्स या लेड बॉक्स। लेड का सिंबल क्या होता है बेटा? पीबी। तो ये होता है पीबी बॉक्स। और इस पीबी बॉक्स में हम क्या करते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को रख देते हैं बेटा। क्या करते हैं? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को रख देते हैं। और पदार्थ को रखकर यहां बेटा अपन एक स्क्रीन लगाते हैं। एक स्क्रीन, क्या लगाते हैं? एक स्क्रीन। और इस स्क्रीन पर क्या करते हैं? एक लेप कर देते हैं। और ये जो लेप करते हैं अपन किसका करते हैं? ZnS, जिंक सल्फाइड, काला कलर का होता है। तो यहां अपन एक स्क्रीन लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, और उस पर जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं। और ये जिंक सल्फाइड का जो लेप होता है वो कैसे कलर का होता है बेटा? काले कलर का होता है। कैसे कलर का? काले कलर का। ठीक है, कर दिया। और फिर क्या करते हैं बेटा? 2 धात्विक प्लेटें लगाते हैं, एक ये और दूसरी ये। 2 धात्विक प्लेटें लगाते हैं। एक प्लेट को क्या करते हैं हम? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, एनोड, और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, कैथोड। और जब पूरा सिस्टम ये कंप्लीट करते हैं तो यहां पे जो बेटा आपने ये रेडियो सक्रिय पदार्थ लिया है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ लिया है, इससे कुछ विकिरणें निकलती है, जिसको अपन कौन सी विकिरण बोलते हैं? रेडियोधर्मी विकिरण। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियोधर्मी विकिरण। और उन रेडियोधर्मी विकिरणों में अल्फा कण भी होते हैं, बीटा कण भी होते हैं और गामा कण भी होते हैं। तो जैसे ही हम इस रेडियो सक्रिय पदार्थ को इस लेड बॉक्स में रखेंगे, इसमें से रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन होने लगेगा। और जो रेडियोधर्मी विकिरणें उत्सर्जित होगी उसमें बेटा 3 प्रकार के कण होंगे, अल्फा, बीटा और गामा कण। अब जैसे ही हम यहाँ पर धात्विक प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या होता है? कुछ कण तो इधर धनावेशित प्लेट की ओर आते हुए दिखते हैं, कुछ कण जो है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर जाते हुए दिखते हैं, और कुछ कण जो है वो सीधे जाते हुए दिखते हैं। अब कैसे पता चला? तो बेटा ये ब्लैक कलर की स्क्रीन है। कैसे? ब्लैक कलर की स्क्रीन है। जैसे ये स्क्रीन है,
है ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन है। अब मान लीजिए आप इस ब्लैक कलर की स्क्रीन पर कोई पार्टिकल फेंकते हो या कोई कण फेंकते हो या कोई मान लो पत्थर फेंकते हैं अपन, ये फेंका मैंने पत्थर, तो देखो यहाँ स्पॉट आया कि नहीं आया, स्पॉट आया है। तो ऐसे ब्लैक कलर की स्क्रीन है और ब्लैक कलर की स्क्रीन पर आपने कुछ फेंका, तो ऑफकोर्स उस ब्लैक कलर की स्क्रीन पर क्या होगा, स्पॉट आ जाएगा, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ निशान बन जाएगा और उस निशान से पता करेंगे कि भैया इधर भी कुछ आया है। अब जैसे मान लो निशान यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या है, इधर कोई कण आया है। यहां बिल्कुल निशान नहीं आ रहा है और अब निशान कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो इसका मतलब है इधर भी कुछ कण आया है। तो यहां पर कण आए, यहां पर कण आए, यहां पर कोई निशान नहीं है, मतलब यहां पर कोई कण टकराया ही नहीं है। तो यहां पर भी क्या हुआ पता है, कुछ निशान या स्पॉट तो यहां मिले, कुछ स्पॉट यहां मिले और कुछ स्पॉट बिल्कुल बीच में मिले। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कुछ कण तो कैसे थे, ऋणावेशित, और ऋणावेशित होने की वजह से तो वो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हुए थे। और कुछ कण कैसे थे, धनावेशित, तभी तो वो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हुए थे। और कुछ कण कैसे थे, उदासीन, क्योंकि ना तो वो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हुए और ना ही वो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हुए। अर्थात इन ऋणावेशित कणों को तो नाम दे दिया बीटा कण। क्या नाम दिया, बीटा कण। इन धनावेशित कणों को नाम दे दिया अल्फा कण और इन उदासीन कणों को नाम दे दिया गामा कण। दैट्स इट। तो अल्फा कण कैसा होता है बेटा, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित। दिमाग में फिर रखना, अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित। क्यों होता है, क्योंकि बेटा वो ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। और हमेशा ऋणावेशित प्लेट की ओर कौन आकर्षित होता है, जो खुद कैसा हो, धनावेशित। तो पहले तो मुझे आपको क्लियर करना था इस प्रयोग को समझाने से पहले कि एक्चुअल में अल्फा कण होता क्या है। तो बात आती है कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनसे स्वतः रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन होता है और उन रेडियोधर्मी विकिरणों में 3 प्रकार के कण होते हैं, जिसमें से एक कण जो होता है वो अल्फा कण होता है और अल्फा कण जो होता है वो कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है। दैट्स इट। अब डियर अपन इस प्रयोग को इधर पढ़ सकते हैं। तो पहला आप इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको वापस से मिटाकर ये प्रयोग आपके सामने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हाँ तो डियर, अल्फा कण को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या था, ध्यान से सुनना, सुनना भाई, तू सुन तू। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्वर्ण पर्णिका ली, स्वर्ण पर्णिका, जिसको इंग्लिश में बोलते बेटा गोल्ड फॉइल, या सोने की एक पन्नी ली, गोल्ड फॉइल, अति महीन, अति महीन, अति महीन, बहुत बारीक मतलब, और लगभग कितनी थी, 0.0044 मिलीमीटर, इतनी पतली। अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा है, बट ये याद रखना ये ज़्यादा एग्जैक्ट डेटा है। अगर याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो इतना सा लिख दो, अति महीन स्वर्ण पर्णिका ली। और इस अति महीन स्वर्ण पर्णिका पर उसने अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अति महीन जिसकी मोटाई लगभग 0.0044 मिलीमीटर थी, स्वर्ण पर्णिका ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। और अल्फा कणों की बौछार करके कुछ प्रेक्षण और कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। अब वो प्रेक्षण क्या थे और निष्कर्ष क्या थे वो अपन को देखना है। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, ये ऐसे लेड बॉक्स लिया, ये लेड बॉक्स लिया, अभी बनाया था ना अपन ने लेड बॉक्स, और इस लेड बॉक्स में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को रख दिया। अभी अभी अपन ने देखा था,
तो इससे रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन होगा, जिसमें अल्फा कण भी होंगे, बीटा कण भी होंगे और गामा कण भी होंगे। तो उसने अल्फा कणों को क्या किया, ऋणावेशित प्लेट लगाकर एक जगह पर एकत्रित कर लिया, क्योंकि ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या होंगे, अल्फा कण क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो उसने अल्फा कणों को क्या करा, ऋणावेशित प्लेट लगाकर एक स्थान पर क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। और फिर उन अल्फा कणों को स्लिट से गुजारा। स्लिट मतलब बहुत सूक्ष्म छिद्र होता है, ये इस तरीके से बहुत सूक्ष्म छिद्र होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन स्लिट। तो उसने क्या करा, उन अल्फा कणों को एक स्लिट से गुजारा और स्लिट से गुजार कर उनकी बौछार किस पे कर दी बेटा, एक स्वर्ण पर्णिका पर कर दी। कौन सी पर्णिका पर कर दी, स्वर्ण पर्णिका। ये स्वर्ण पर्णिका है या गोल्ड फॉइल है। ये लेड बॉक्स लिया, ठीक, इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा, देख ले रहा भाई, रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा, और ये ली स्लिट। स्लिट मतलब अति सूक्ष्म छिद्र है, और इसमें से अल्फा कण को निकाल दिया, गुजार दिया, और उस अल्फा कण की बौछार किस पे कर दी, गोल्ड फॉइल पर। किस पे करी बेटा, गोल्ड फॉइल पर। ये क्या थी, गोल्ड फॉइल, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्वर्ण पर्णिका। अब ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड की एक पन्नी है सोने की, जिसमें बेटा बहुत सारे गोल्ड परमाणु है, एयू एयू एयू, बहुत सारे गोल्ड परमाणु है, ऐसे बहुत सारे। और फिर उसने क्या करा, उसके सामने ऐसी एक स्क्रीन लगा दी। क्या करी, एक स्क्रीन लगा दी, और ये स्क्रीन जो थी बेटा गतिशील स्क्रीन थी, मूवेबल। ये स्क्रीन लगाई और इस पर बेटा किसका लेप कर दिया, अभी अभी बताया था मैंने किसका लेप करा, जेडेनएस का। किसका लेप करा बेटा, जेडेनएस का। और जेडेनएस जो होता है एक प्रतिदीप्तशील पदार्थ होता है, ये। तो ये तो थी बेटा गतिशील स्क्रीन, गतिशील स्क्रीन, और इस पर जिस पदार्थ का लेप था वो कौन सा था, जेडेनएस पदार्थ। ये इतना कुछ। अब जैसे उसने अल्फा कणों की बौछार की ना, ये अल्फा कण है, तो इस गोल्ड फॉइल में तो बहुत सारे गोल्ड एटम है, तो उसने क्या करा, इन सभी गोल्ड परमाणुओं में से किसी एक परमाणु को कंसीडर किया, एक परमाणु पर विचार किया। अब एक परमाणु को बाहर निकाल दो, गोल्ड पन्नी में बहुत सारे परमाणु है, तो केवल उसने किसके बारे में सोचा, केवल एक परमाणु के बारे में। और परमाणु का आकार कैसा होता है बेटा, गोलाकार। परमाणु कैसा होता है, गोलाकार। ये अपन ने परमाणु बना दिया गोलाकार। देखो आप समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली लो इसको। ये उसने एक परमाणु निकाल दिया, किसका, गोल्ड का, सोने का। और आपको पता है परमाणु के बीच में क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। अब ये अल्फा कणों की बौछार तो हो रही है गोल्ड पन्नी पर, मतलब परमाणु पर तो बौछार हो रही है, क्योंकि इस पन्नी में क्या है, बहुत सारे परमाणु है, उसमें से केवल एक परमाणु अपन निकाल लेते हैं। तो जब अल्फा कणों की बौछार होगी, और देखो गोल्ड पन्नी के पीछे स्क्रीन है, मतलब इस परमाणु के पीछे स्क्रीन है, वापस से स्क्रीन लगा दो। ये स्क्रीन वापस को ड्रॉ कर लो, ऐसे कैसे ही। स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है इसका तुम। देख बात तो कर मत भैया कोई भी। ये देख, ये स्क्रीन बना दी।
अब वही मूवेबल स्क्रीन है, गतिशील, और उस पर कौन सा, ZNS का लेप है, जिंक सल्फाइड का। ये और बेटा जब अल्फा कणों की बौछार की तो देखो उससे कौन कौन से प्रेक्षण प्राप्त हुए। तो पहला प्रेक्षण तो ये था कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। बहुत से अल्फा कण तो क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे, जैसे ये अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकलेंगे, यहां स्पॉट आ जाएगा। इसी तरीके से देखो यहां स्पॉट आ जाएगा, इसी तरीके से यहां स्पॉट आ जाएगा। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे, अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाएंगे, ये ऐसे समथिंग लाइक दैट। कुछ अल्फा कण जो होंगे ना वो अपने मार्ग से विचलित होकर कुछ कोणों पर विक्षेपित हो जाएंगे, भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित होंगे। जैसे यहां से गया, यहां चला गया, फिर इधर भी भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होंगे, यहां आ गया, फिर इधर भी भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होंगे, यहां चला गया। और अधिकांश अल्फा कण तो सीधे जाएंगे, ये देखो अधिकांश अल्फा कण तो सीधे जा रहे। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो रहे, और बहुत कम अल्फा कण अर्थात लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो होगा वो अपने पथ पर वापस से लौट आएगा। तो 3 प्रकार के प्रेक्षण निकलेंगे। अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो जाते हैं, और बहुत कम अल्फा कण अर्थात लगभग 20,000 में से केवल एक अल्फा कण जो होता है वो अपने पथ पर वापस लौट आता है। अब इसको सिस्टमेटिकली बना लो, ठीक। तो यहां अपन सब एरोर शो कर दें इनके, ये इनकी डायरेक्शन है बेटा, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है चित्र को, ऐसे ही नहीं है ये देखो, ठीक है। अब ये सीधे निकल रहे बेटा, यहां एरो शो कर लो, ठीक है, ये एरो शो कर दिया, बस और क्या, ये आपका चित्र बन गया। इसको अपन बोल देंगे अल्फा कण। बाकी सारा ये हो गया आपके गोल्ड एटम, क्या हो गया ये गोल्ड परमाणु, AU परमाणु। ये वही गतिशील स्क्रीन, और ये वही ZNS का लेप, और ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब बेटा अपन ने 3 प्रेक्षण मिले, कितने प्रेक्षण, 3। पहला प्रेक्षण क्या था, अधिकांश अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। और इस प्रेक्षण से निष्कर्ष क्या निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो रिक्त होता है, मतलब खोखला होता है। पहले प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष आएगा कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है। खोखला होता है तभी तो कण सीधे निकल जाते हैं। पहले प्रेक्षण और पहला निष्कर्ष। दूसरा क्या था, कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमाणु के मध्य में एक सूक्ष्म भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। और वो नाभिक जो होता है वो कैसा होता है बेटा, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित। तो निष्कर्ष भी हो गया। अब तीसरा प्रेक्षण क्या था कि बहुत कम अर्थात लगभग 20,000 में से केवल एक अल्फा कण जो होता है वो अपने पथ पर लौट आता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि परमाणु के मध्य में उपस्थित जो नाभिक होता है उसका आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है।
क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है, तभी तो केवल एक ही कण टकरा कर वापस आया। अगर उसका आकार बड़ा होता तो ज्यादा कण टकरा कर क्या होते, वापस आते। बट केवल 20,000 में से एक ही कण आ रहा है, मतलब सीधा सा खेल है कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में क्या है बेटा, बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये तो देखो पूरा समझाने जैसी बात थी। अब इसके कुछ प्रेक्षण है और निष्कर्ष है, वो अपन लिख सकते हैं बेटा। तो यहां सिस्टमेटिकली अपन लिख ले कि रदरफोर्ड ने अति महीन, लिख लो आप भी, अति महीन स्वर्ण पर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार की एवं उससे निम्न प्रेक्षण एवं निष्कर्ष प्राप्त किए। अब बेटा प्रेक्षण और निष्कर्ष कौन कौन से मैं आपको लिखवा रहा हूं, बट पहले आप इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम वगैरह सब बना लीजिए। हाँ तो डियर, एक लाइन अभी अपन ने लिखी थी इससे पहले कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अतिमहीन स्वर्ण पर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार की और उससे निम्न प्रेक्षण एवं निष्कर्ष प्राप्त किए। मैंने बता भी दिया था क्या प्रेक्षण है और क्या निष्कर्ष है, बट नोट्स बनाने के लिए डियर मैंने आपको इधर लिख दिया है पूरा, इधर प्रेक्षण और उधर निष्कर्ष। पहला प्रेक्षण, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो, दूसरा प्रेक्षण, उससे निष्कर्ष निकलता है वो, और तीसरा प्रेक्षण और उससे निष्कर्ष निकलता है वो। तो डियर ये आप प्रेक्षण और निष्कर्ष भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो ये कंप्लीटली आपके नोट्स बन जाएंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से संबंधित। तो देखो पहले तो प्रयोग किया था उसने, और यहाँ एक नोटेबल पॉइंट जरूर लिख लेना डियर आप सभी कि नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। आप एक नोटेबल पॉइंट सभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। क्या नोट करोगे, परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा रदरफोर्ड का एक नाभिकीय मॉडल है। देखो रदरफोर्ड का मॉडल अलग है और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग अलग है, तो प्रयोग तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है डियर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना इनफ होगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।